हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैक की नई सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कवर कर रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 और यह है उस सीरीज का पार्ट 1। और इस पार्ट 1 के अंदर हम कवर करने वाले हैं रूल नंबर 1 to 10। और मैं पहले बता दूं कि किसी भी रूल को डीप में पढ़ने से पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस है कि रूल नंबर 1 to 10 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाएगी। देखो, ये कंडक्ट रूल्स 1 to 10 जिनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दो तीन रूल्स के बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे इन द सेक्शन लेट्स टेस्ट। कुछ रूल्स को मेमोराइज करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। एंड आई विल ट्राई कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे के सारे यानी कि 10 रूल्स रूल नंबर वाइज लर्न हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने जो पीडीएफ फाइल यूज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई उसको डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल लो और प्रिंट लेकर साथ में बैठो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। और साथ में आपके पास हाथ में होना चाहिए एक पेन, ताकि आप उसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क कर पाओ। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो साथ साथ उसको मार्क करना बहुत जरूरी है। और जितने भी यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा चीज अगर कोई बताऊंगी तो आप उसी प्रिंट के ऊपर साथ में लिख सकते हो, सो दैट कि आपके कुछ नोट्स प्रिपेयर हो जाए, जो कि आप एग्जाम से जस्ट पहले जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट करें। पहला रूल है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन। तो भाई किसी भी सर्विस रूल्स का जो पहला रूल होगा उसके अंदर तो यही होगा कि उनको कहते क्या, उनका टाइटल क्या है। तो हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं उनका टाइटल है सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। जितनी बार भी आप कंडक्ट रूल बोलोगे कि हम कंडक्ट रूल्स पढ़ रहे हैं, बेटर होगा कि आप ये बोलो कि हम कंडक्ट रूल्स 1964 पढ़ रहे हैं, सो दैट कि आपको ये ईयर याद हो जाए सबसे पहली चीज। अब आपको याद करनी है ये डेट की, ये फोर्स में कब आए थे, तो 30 नवंबर को ये फोर्स में आए थे। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाते हैं, चलो। देखो, जो कंडक्ट रूल्स है बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप ये काम नहीं कर सकते। तो नो, ठीक है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप उससे याद रखेंगे नो। और महीने के 30 दिन आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आप एक निमोनिक बन गया 30 नवंबर। और 1964 तो आपको वैसे भी याद ही हो जाएगा। थर्ड सब रूल क्या कहता है कि ये जो रूल्स है वो किस पर अप्लाई होते हैं, किन गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर ये वाले जो कंडक्ट रूल्स है 1964 वो अप्लाई होते हैं। देखो, हमारा फिलहाल इस वीडियो के अंदर मेन मोटिव है कि 1 से लेकर 10 तक जो बेयर रूल्स है, उन बेयर रूल्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको एक्सट्रैक्ट करके मार्क कर लें। ऑफ कोर्स कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अलावा भी है जो कि स्वामी की कंपाइलेशन के अंदर आपको मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बेयर रूल में क्या लिखा है। तो इसका थर्ड सब रूल के अंदर है कि ये रूल्स जो है वो किन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर अप्लाई होते हैं। तो पहली चीज, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन पर अप्लाई होते हैं। और दूसरी चीज, सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज। तो यहाँ पे दो चीज मार्क करोगे, सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज एंड दोज पर्संस अपॉइंटेड टू सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब देखो, रूल नंबर 1 का फर्स्ट प्रोविजियो क्या कहता है। पहले तो आपको पता है कि प्रोविजियो क्या होता है। प्रोविजियो इज एक्चुअली अ कंडीशन। हमने पीछे बोला कि जो कंडक्ट रूल्स है वो किन पर अप्लाई होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर अप्लाई होंगे। तो भाई रेलवे के एम्प्लॉयज भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन कंडीशन है कि भाई उन पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन गिवन इन द रूल्स कि वैसे तो ये रूल्स सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर अप्लाई होंगे, लेकिन रेलवे सर्वेंट्स पर नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन। इसको इसलिए प्रोविजियो कहते हैं, और क्योंकि ये पहली कंडीशन आई है फर्स्ट रूल के अंदर तो इसलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोविजियो। ठीक है, तो मार्क करते हैं कि ये रूल्स जो है वो किन पर अप्लाई नहीं होते। फर्स्ट, रेलवे सर्वेंट। दूसरा, रेलवे बोर्ड के एम्प्लॉयज। और तीसरा, फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवेज, इनके भी एम्प्लॉयज। क्यों भाई? क्योंकि इनके ऊपर रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स यानी दूसरे कंडक्ट रूल्स अप्लाई होते हैं, इसलिए अपने सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 इन पर अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, इन पर भी ये कंडक्ट रूल्स अप्लाई नहीं होते। ऑल इंडिया सर्विस के अंदर तीन सर्विसेज आ जाती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस बोले तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इनके भी जो कंडक्ट रूल्स हैं वो डिफरेंट कंडक्ट रूल्स हैं, इसलिए इन पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स नहीं अप्लाई होते। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई अगर प्रेसिडेंट ने किसी जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से बोला है कि ये रूल्स नहीं अप्लाई होंगे तो नहीं अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ लर्न करने वाली चीज नहीं है, हम मार्क्स सिर्फ उतनी ही बात करेंगे कि ये किन पर अप्लाई नहीं होते। रेलवे सर्वेंट, रेलवे बोर्ड के एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे के एम्प्लॉयज या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, इन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अब है सेकंड प्रोविजियो टू दिस रूल, क्योंकि एक कंडीशन और दी है। क्या कंडीशन है
कि जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है उसके कुछ कुछ रूल जो है वो कुछ और गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर भी अप्लाई नहीं होंगे। उन गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा कुछ और गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि इन एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर वर्क कर रहे होंगे। पोर्ट्स, डॉक्स, जेटीज, डिफेंस इंस्टॉलेशन, पब्लिक वर्क एस्टेब्लिशमेंट, इरिगेशन, माइंस, फैक्ट्रीज, फील्ड यूनिट। पहली बात तो इन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क करना होना चाहिए। दूसरा, नॉन गेजेटेड पोस्ट होल्ड करनी चाहिए उसको। और तीसरा, 500 पर मंथ से कम पे उसको ड्रॉ करनी चाहिए। यानी अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो उनके ऊपर भी ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पर की ये रूल्स अप्लाई होते हैं उसका टेम्परेरी ट्रांसफर होता है किसी दूसरी सर्विस में, जिस सर्विस की हमने पीछे बात की जिन पर की ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस पर अगर भाई टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है तब भी उसके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल्स ही अप्लाइड रहेंगे। फाइन। चलो लेट अस टेस्ट कि आपको रूल नंबर 1 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई। आई थिंक इसका आंसर आपको पता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली दोज अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की यहाँ पे बात हो रही है। हालांकि हमने पढ़ा था कि भाई इसके साथ सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज के ऊपर भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं, बट एग्जाम के अंदर आपको ये भी देखना होता है कि भाई चार ऑप्शंस के अंदर से सबसे सही वाला ऑप्शन कौन सा है। तो हम ये तीनों ऑप्शन इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि भाई ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर ओनली सिविलियन एम्प्लॉयज के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट भी आ जाते हैं और उन पर ये रूल्स नहीं अप्लाई होते हैं, है ना। तो इसलिए ये वाले जो ऑप्शन है वो गलत है और सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इन चारों में से सबसे सही वो है। इसका आंसर है डी। कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन रूल्स के एप्लीकेशन से एक्सक्लूडेड है, तो हमने पढ़ा अभी रेलवे सर्वेंट्स और मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। सिविलियन डिफेंस सर्विसेज पर ये रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सी पर तो सी आर नॉट एक्सक्लूडेड, ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। रूल 1 था शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। रूल नंबर 2 ऑफ कंडक्ट रूल्स डील्स विद द डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन उन्होंने बताया कि अगर इस रूल के अंदर कहीं पर भी गवर्नमेंट यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इस रूल में अब आगे जहां पर भी गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा होगा तो उसका क्या मतलब होगा, भाई ऑफ कोर्स जब इन रूल्स के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा है तो गवर्नमेंट सर्वेंट का वही मतलब होगा जिन पर की ये रूल्स अप्लाई होते हैं। किन पर अप्लाई होते हैं, अफेयर्स ऑफ द यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर सिविलियन इन डिफेंस सर्विस। ठीक है, तो आगे कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा है तो उसका मतलब ये है कि वही गवर्नमेंट सर्वेंट जिन पर की रूल अप्लाई होता है। कुछ आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्लेनेशन की बात भी वैसे पीछे हो गई है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज का डिस्पोजल गवर्नमेंट ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसको ऑर्डर किया है कि भाई आप जाके किसी कंपनी, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी लोकल अथॉरिटी में काम करेंगे, तो उसको भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही मानेंगे। बस उसकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंबर्स ऑफ फैमिली की। इसको एक डायग्राम से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखो फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टिक ड्राइंग है ये मैं आगे भी यूज करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई का साइन मैं लगा रही हूँ वो स्पाउस के लिए है, यानी हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए। प्लस का साइन अगर मैं लगा रही हूँ तो वो ब्रदर्स या सिस्टर के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये है स्पाउस, तो स्पाउस इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कोर्स, लेकिन स्पेशली उन्होंने लिखा है कि अगर सेपरेटेड है तो वो मेंबर ऑफ फैमिली में नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, ये जनरेशन आ गई, एरो का अगर साइन है तो वो जनरेशन के लिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया सन, दिस इज डॉटर। अब चाहे स्टेप सन हो चाहे स्टेप डॉटर हो, जितने भी हो वो सारे ही मेंबर्स ऑफ फैमिली के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज देखो सेपरेटेड है और जो बच्चा है उसकी कस्टडी डिप्राइव की गई है, कस्टडी डिप्राइव्ड, तो वो मेंबर ऑफ फैमिली में काउंट नहीं होगा। और या फिर अगर जो बच्चा है वो नॉट डिपेंडेंट है, यानी जॉब लग गई, ठीक है, तो अगर वो नॉट डिपेंडेंट है तो भी उसको फैमिली में काउंट नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ से मार्क भी करेंगे। हस्बैंड या वाइफ
चाहे साथ में रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं, ठीक है, यानी नॉर्मली चाहे साथ रिजाइड कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं तब भी उसको मेंबर ऑफ फैमिली काउंट करेंगे, लेकिन अगर सेपरेटेड है कोर्ट ऑर्डर से तब उसको काउंट नहीं करेंगे। सन, डॉटर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर होली डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जिसकी कस्टडी डिप्राइव की गई है या फिर नो लॉन्गर डिपेंडेंट, तब वो फैमिली के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा देखो बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोली है कि भाई इस गवर्नमेंट सर्वेंट पर अगर कोई भी बाय ब्लड या फिर बाय मैरिज कोई भी रिलेशन है जो कि डिपेंडेंट है उनके ऊपर, यानी ब्लड या मैरिज से कनेक्टेड होना चाहिए प्लस डिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो सारे जो बंदे हैं वो सब उसकी फैमिली मेंबर के अंदर आएंगे। जैसे कि उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगर पेरेंट्स है, ठीक है, एंड दे आर होली डिपेंडेंट ऑन हिम, तो दे आर रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड, चाहे वो स्पाउस के भी पेरेंट्स है, बट इफ दे आर होली डिपेंडेंट एंड दे आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय ब्लड और बाय मैरिज, बाय ब्लड और बाय मैरिज एंड होली डिपेंडेंट, तो वो फैमिली मेंबर के अंदर आएंगे। लेट अस टेस्ट। भाई गवर्नमेंट हमने किसकी बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सर्वेंट को रूल नंबर 2 के अंदर कंडक्ट रूल्स में कैसे डिफाइन किया गया है, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ सिविल सर्विस पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। मेंबर ऑफ फैमिली में कौन कौन इंक्लूडेड होगा, मेंबर्स ऑफ फैमिली में कौन लोग इंक्लूडेड हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि नॉट क्वेश्चन के अंदर लगा है कि नहीं लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है तो हमें बताना है कि मेंबर्स ऑफ फैमिली की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। तो सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड नहीं आते हैं, नो लॉन्गर डिपेंडेंट, तो जब बच्चा डिपेंडेंट ही नहीं है तो वो डेफिनेशन ऑफ फैमिली में कवर नहीं होगा। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, देखो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि भाई डिपेंडेंट है या नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं मान सकते। और नेक्स्ट है एनी पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज, देखो चाहे डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ जो है वो बाय मैरिज रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर सारी बात हो गई ब्लड से या मैरिज से अगर कोई रिलेटेड है पर्सन एंड ही इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो मेंबर ऑफ फैमिली के अंदर इंक्लूडेड होगा। रूल 1 में हमने टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन पढ़ ली, रूल 2 के अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ ली है, रूल 3 का नाम है सिर्फ जनरल, इसको कर सकते हैं कि रूल 3 के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल कंडक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो भाई रूल 3 के अंदर इसके सब रूल 1 में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल 21 पॉइंट्स है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, जनरल कंडक्ट उसका क्या होना चाहिए, तो इनको एक बार जरूर रीड कर लेना। इसके अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शुरू के 3 है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपको ये लाइन से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो इनको लाइन से लर्न करने के लिए एक ट्रिक आपको बताती हूँ। देखो ट्रिक है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को हर टाइम पर किस तरह का कंडक्ट रखना है, किस तरह का अपना जनरल कंडक्ट रखना है, तो एक तरह से हम उससे कमिटमेंट ले रहे हैं, तो जब कमिटमेंट देते हैं, ठीक है, शादी के टाइम पे क्या बोलते हैं, आई डू, फाइन, तो आई डू इज अ टाइप ऑफ कमिटमेंट जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट के साथ कर रहा है, ठीक है। तो आई डू के अंदर पहले तो स्पेलिंग आई डी यू, और आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, डी स्टैंड्स फॉर डिवोशन एंड यू स्टैंड्स फॉर अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट हर टाइम पर इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखेगा, हर टाइम पर उसकी डिवोशन टू ड्यूटी होनी चाहिए, और कभी भी वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि गवर्नमेंट सर्वेंट ना रहे वो, ठीक है। तो दिस इज आई डू। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो ट्रिक याद करते हुए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये ट्रिक है किस चीज की, ठीक है। तो हमने ट्रिक किसकी याद की है, सब सॉरी कंडक्ट रूल्स के रूल नंबर 3 यानी जनरल कंडक्ट, उसके सब रूल 1 और उसके जो इतने सारे सब रूल थे 1 से लेके 21 तक, राइट। ये जो सब रूल्स थे इसके शुरू के 3 रूल्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसकी हमने ट्रिक याद की है, ये आई डू, ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, एग्जाम के अंदर कहीं क्वेश्चन आ जाए
कि कंडक्ट रूल में 3(2) में क्या लिखा हुआ है, तो आप समझो कि यार 3 में तो जनरल कंडक्ट था और 3 कंडक्ट हमने याद करे थे, आई डू। तो भाई 1, 2 और 3, तो 2 के अंदर लिखा हुआ है आपका डिवोशन टू ड्यूटी, तो ये तो भैया गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये सब रूल 1 के ही सब पॉइंट्स की ट्रिक है। तो सब रूल 1 के अंदर बताया हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को हर टाइम पे क्या करना है, और उस हर टाइम पे क्या करना है, उसको 21 चीजें करनी है हर टाइम पे। उस 21 चीज में से हमने 3 रूल्स की ट्रिक याद करी है सिर्फ। फाइन। तो आई गेस इसके अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सिली मिस्टेक से इसको गलत ना करें। कंडक्ट रूल के रूल नंबर 3 के सब रूल 1 के अंदर तो ये था कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने आप में कैसे रहना है, इंटीग्रेशन टू आई मीन इंटीग्रिटी हर टाइम पे मेंटेन करनी है, डिवोशन टू ड्यूटी एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब थर्ड के सब रूल 2 के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो उसका सुपीरियर है, यानी उसके जो सीनियर्स है, उनका आपस में किस तरह का कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन होना चाहिए, वो बात करता है रूल नंबर 3 का सब रूल 2। ठीक है, फर्स्ट रूल ये बात कर रहा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद में कैसे रहना है। अब सेकंड है कि उसको आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करके कैसे रहना है। सबसे पहले, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ सबॉर्डिनेट्स का सीनियर है, यानी सुपरवाइजरी पोस्ट पर है, तो ये उसकी भी ड्यूटी है कि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट किया होगा आई डू, ठीक है, वो उनका भी ध्यान रखे कि हाँ भाई वो अपने कमिटमेंट से ना हिल जाए। अपना तो ध्यान उसे रखना ही है, अपने सबॉर्डिनेट्स का भी ध्यान रखना है कि भाई वो भी अपने कमिटमेंट से ना हिले, चाहे उनको वो मोटिवेट करे, चाहे वो अपने एग्जाम्पल से सेट करे उन्हें, या जैसे मर्जी। बट ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि ही शैल टेक ऑल द पॉसिबल स्टेप्स टू एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, देखो खुद में तो वो बेस्ट जजमेंट से काम करे, खुद की उसकी बेस्ट जजमेंट कुछ हो सकती है, लेकिन जब वो किसी सुपीरियर की डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, तो वो बेस्ट जजमेंट अपना साइड में रखे और जो डायरेक्शन मिल रही है वो उस हिसाब से काम करे। ठीक है, क्योंकि सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजरी पोस्ट हो गई, एक तरीके से सीनियर है, तो भाई ये भी कोई गलत थोड़ी करेंगे। इन्होंने भी आई डू की जब कमिटमेंट की है, तो ऑफकोर्स वो जो डायरेक्शन देंगे वो ठीक ही देंगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को वैसे अपनी बेस्ट जजमेंट से काम करना है, बट व्हेन ही इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज सीनियर या फिर हिज सुपीरियर, देन ही विल अबाइड बाय द डायरेक्शंस। इसको मार्क कर लो यहाँ से कि वैसे तो बेस्ट जजमेंट से काम करना है, एक्सेप्ट अगर डायरेक्शन से काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन को सुप्रीम मानेंगे। नेक्स्ट है, देखो कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी सुपीरियर की डायरेक्शन से काम कर रहा है, तो जो डायरेक्शन है वो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसके अंदर कि ओरल डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, तो ओरल डायरेक्शन भी हो सकती है और रिटर्न डायरेक्शन भी हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर ध्यान ये रखना है सुपीरियर को, सुपीरियर को ये ध्यान रखना है कि ओरल डायरेक्शन अवॉइड की जाए। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल बन गई कि आपको फोन पे डायरेक्शन देनी पड़ गई फटाफट से क्योंकि अर्जेंसी है, तो आप उसको बाद में रिटर्न में जरूर कन्वर्ट कर दो, यानी रिटर्न में उसको कंफर्म जरूर कर दो। ठीक है, तो सुपीरियर का तो ये काम है। तो सबॉर्डिनेट का क्या काम है? सबॉर्डिनेट का ये काम है कि भाई अगर सुपीरियर ने रिटर्न में डायरेक्शन को कंफर्म नहीं किया है, तो वो उनसे रिटर्न में डायरेक्शन को सीख करे। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी ये आपस में कोऑर्डिनेशन का काम है एक तरह से। ठीक, सुपीरियर इमीडिएटली उसको राइटिंग में कंफर्म करे, और नहीं कंफर्म कर पाए हैं वो, तो गवर्नमेंट सर्वेंट उनसे बोले कि भाई आप कंफर्म कीजिए डायरेक्शन इन राइटिंग। ठीक है, तो ये है सब रूल 2 ऑफ रूल 3 ऑफ कंडक्ट रूल। अब देखो रूल 3 के अंदर ये दो एक्सप्लेनेशन हैं, जिसके अंदर की पहला एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैबिचुअली टाइमली काम नहीं करता और हैबिचुअली उससे जो क्वालिटी एक्सपेक्टेड है उस क्वालिटी का काम नहीं करके दे रहा है, मतलब बस ऐसे ही बेकार सा काम करके कुछ दे दिया, एंड दिस इज हैबिट, अगर हैबिचुअली वो टाइमली नहीं कर रहा है और क्वालिटी नहीं दे रहा है काम के अंदर, तो उसको मानेंगे कि रूल 3 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 2 के अंदर उसकी लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, देखो रूल 3 के सब रूल 1 के 3 क्लॉजेस हमने पढ़े थे, आई डू, राइट। तो अगर टाइमली हैबिचुअली वो टाइमली नहीं काम कर रहा और हैबिचुअली वो खराब काम करके दे रहा है, तो वो यहाँ पर काउंट होगा, सेकंड वाले में डिवोशन टू ड्यूटी वाले में काउंट होगा। हम उसको बोलेंगे कि उसका लैक इन डिवोशन टू ड्यूटी है।
ठीक है। और सेकंड एक्सप्लेनेशन सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है वो सब रूल 2 का क्लॉज 2, इसमें हमने पढ़ा था कि भाई बेस्ट जजमेंट से काम करना है, और लेकिन अगर डायरेक्शंस मिली हुई है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है। तो इस रूल को कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट मिस यूज ना करे, ये सोच के कि भाई मुझे तो बेस्ट जजमेंट से काम करना ही नहीं है, तो आप डायरेक्शन ही दे दो बस, यानी एवरी टाइम वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही सीख करता रहे कि खुद ना करना पड़े, और वो डायरेक्शन ही दे दो कि भाई करना क्या है। ठीक है। तो इसको मिस यूज नहीं करना है, बस ये एक्सप्लेनेशन कहता है। ठीक है। अब जो रूल नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर सब रूल 1 और 2 के अलावा एबीसी भी है। ठीक है। उसके जो बाइफर्केशन है वो एबीसी के हिसाब से भी दे रखे हैं। 3A, 3B और 3C भी पढ़ेंगे। 3A कहता है प्रॉम्प्टनेस, यानी कि टाइम से काम करना है, डायलेटरी टैक्टिक्स नहीं करने हैं, बिना बात के काम को डिले नहीं करना। और देन कर्टेसी, यानी कि पोलाइटनेस, हम्बलनेस रखनी है अपने अंदर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। डिसकॉर्टियस मैनर के अंदर काम नहीं करना है। ठीक है। एक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हर टाइम पर गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है, एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, कल्चरल हेरिटेज, इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह आती हैं, या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इससे रिगार्डिंग भी जो भी पॉलिसीज आती हैं, ये तो उन्होंने बहुत बेसिक सी बात बता दी है। अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आती है तो उसको ऑब्जर्व करना गवर्नमेंट सर्वेंट का हर टाइम पर काम है कि वो उस गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डेंस में ही काम करे। 3C इज प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। एक एक वर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, यहाँ पे खाली वुमेन नहीं लिखा है। ठीक है। तो वर्किंग वुमेन इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्क प्लेस की बात हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके वर्क प्लेस पर अगर कोई वुमेन, कोई फीमेल स्टाफ काम कर रही है, तो किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट के अंदर उसको इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्किंग वुमेन लिखा है क्योंकि वर्क प्लेस पर जो वुमेन प्रेजेंट है उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का काम नहीं करना है। ये वाला जो रूल है ये बताता है। इसका पहला रूल तो कहता है कि खुद गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसे किसी एक्ट में इंडल्ज नहीं होना है। और इसका दूसरा रूल कहता है कि जो इंचार्ज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसके अंडर, यानी कि जिस वर्क प्लेस का वो इंचार्ज है, वहां पर किसी वुमेन के साथ ऐसा ना हो। यानी कि जैसे हमने 3 रूल के अंदर पढ़ा था ना कि 1 के अंदर तो गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद से क्या करना है, और सेकंड के अंदर सेकंड सब रूल के अंदर था कि सुपीरियर और जो सबॉर्डिनेट है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए। सिमिलरली 3C के अंदर भी पहला वाला रूल यही बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद से नहीं इंडल्ज होना है, और सेकंड रूल ये बताता है कि इंचार्ज, यानी कि जो सुपीरियर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले ताकि इस तरीके की चीजें प्रिवेंट हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है, कि सेक्सुअल हरासमेंट में कौन कौन से एक्ट्स आ जाएंगे। अगेन एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है। कोई भी एक्ट या फिर बिहेवियर, एक्ट यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ करा ही हो, कुछ बोला भी है तो भी उसके अंदर आ जाएगा वो। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ डायरेक्टली ही बोला हो, कुछ इनडायरेक्टली भी बोला हो तो भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई एक्ट या कोई भी बिहेवियर किस तरह का, जिससे कि ये पता चलता है फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस है, सेक्सुअल फेवर किसी से डिमांड की गई है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क बोले हैं किसी को, पोर्नोग्राफी किसी को शो की है, या फिर फिजिकल वर्बल या चाहे इशारे से नॉन वर्बल कंडक्ट सेक्सुअल नेचर का। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर काउंट होगी। अब ये तो बहुत ही डायरेक्टली लिखी हुई है कि ये डायरेक्टली सेक्सुअल हरासमेंट, ये तो आता ही है, यानी कोई भी बता देगा कि हाँ ये तो सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट है। लेकिन इसके अलावा ये 5 चीजें और हैं जो कि इम्प्लाई करती है सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ ही। सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट या बिहेवियर से रिलेटेड अगर ये 5 चीजों में से भी कोई चीज होती है तो भी उसको सेक्सुअल हरासमेंट ही माना जाएगा। ठीक है। पहला है इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट प्रॉमिस। किसी को सेक्सुअल एक्ट का की कंडीशन देते हुए किसी को बोला जाए कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर, या फिर किसी ने उस कंडीशन को मना किया तो उसके साथ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर उसके प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई धमकी दी जाए क्लियरली। ठीक है। थ्रेट है, सीधे सीधे थ्रेट दिया जाए कि आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट खराब कर दिया जाएगा, कि टर्मिनेशन कर देंगे या वट एवर। इंटरफेरेंस, उसके काम में टांग अड़ाई जाए। ठीक है। इंटरफेरेंस विद वर्क, इस तरीके से कि देखो इंटरफेरेंस इन वर्क, फिर इसके अंदर उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए ये सब चीजें। नेक्स्ट है क्रिएटिंग इंटिमिडेटिंग इन्वायरमेंट, ऑफेंसिव या फिर हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, या फिर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। देखो इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स है ना वो जरूर याद रखने हैं।
प्रेफरेंशियल, डेट्रीमेंटल, प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, इंटरफेरेंस, इंटिमिडेटिंग, ह्यूमिलिएटिंग, जिससे कि उसकी हेल्थ या सेफ्टी पे फर्क पड़ता है। इस टॉपिक पर बेस्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाला एक्ट जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट को अमाउंट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको ये सारे पता होने चाहिए कि कौन कौन से अमाउंट करते हैं, ठीक है। और इनको याद करने के लिए इनके कीवर्ड्स आपको जरूर पता होने चाहिए। कीवर्ड्स की अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाए तो देखो क्या बन रहा है, पीडीएफ बन रहा है। एक तो पी से प्रेफरेंशियल, डेट्रीमेंटल या फिर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेके धमकी, ठीक है। तो एक तो पीडीएफ बन रहा है, एक बन रहा है इनटू इंटरफेरेंस या इंटिमिडेटिंग इन्वायरमेंट, ओ से ऑफेंसिव हो गया, ठीक है। और एक है आपका देन ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट, जो कि हेल्थ और सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है। तो ये आपको सारे के सारे जो कीवर्ड्स है जरूर पता होने चाहिए, ताकि आप एक्सक्लूड कर पाओ जो ऑप्शन गलत होगा। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क प्लेस की डेफिनेशन। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन कहाँ काम करेगी, वर्क प्लेस पर ही ऑफ कोर्स। तो उस वर्क प्लेस की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले तो है कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस, बेसिकली कोई भी ऑफिस जो कि गवर्नमेंट का ऑफिस है, ठीक है। उन्होंने स्पेशली बता दिया यहाँ पे, विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन, कंट्रोल होली या फिर सब्सटेंशियली बाय द फंड्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड है। तो इसलिए यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रहे हैं सबसे पहले। सेकंड है हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स। थर्ड है कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह। नेक्स्ट है अगर अपनी ड्यूटी के परफॉर्म करते टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यानी फीमेल एम्प्लॉय को किसी भी जगह पर विजिट करना पड़ रहा है, अब चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे ना हो, बट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए उसे उस जगह पर जाना पड़ा है, इंक्लूडिंग जो ट्रांसपोर्टेशन भी उसको प्रोवाइड किया गया है बाय द एम्प्लॉयर। यानी सपोज उनको साइंस म्यूजियम भेजा गया है एम्प्लॉयर ने अपनी गाड़ी से, तो वो गाड़ी यानी ट्रांसपोर्टेशन और साइंस म्यूजियम भी वर्क प्लेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन अ ड्वेलिंग प्लेस या फिर हाउस, यानी वो जो फीमेल एम्प्लॉय है वो जहाँ पर रह रही है वो भी इसके अंदर वर्क प्लेस में ही आएगा। एक दो ट्रिक्स अब और याद करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन से रिलेटेड जो वर्क प्लेस है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखो मैंने कहा कि जब भी आप ट्रिक याद कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रिक है किस चीज की। तो ये ट्रिक है सेक्सुअल हरासमेंट वाले रूल की। तो इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, भी एस एच से शुरू हो रहा है ना, तो सेक्सुअल हरासमेंट वाले रूल की ट्रिक है ये, ठीक है। अब क्या ट्रिक है कि वर्क प्लेस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसके लिए वर्ड याद करना है आपको शॉर्ट। एस से हो जाएगा स्टेडियम या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। एच से हो जाएगा आपका हाउस या फिर हॉस्पिटल, ठीक है। ओ इज ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो कि पार्शियली, सॉरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सब्सटेंशियली या होली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड हो। एंड देन टी आ जाएगा, टी इज ट्रांसपोर्टेशन,
यानी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को कंडक्ट करते हुए किसी फीमेल एम्प्लॉय को किसी भी जगह पर जाना पड़ रहा है, एक तो वो जगह भी, और जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई है, जिस ट्रांसपोर्ट को यूज करके वो जा रही है, वो ट्रांसपोर्ट भी वर्क प्लेस के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, देखो हमने रूल नंबर 3 के सब रूल 1 के अंदर जो जनरल कंडक्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट का कि एट ऑल टाइम्स उसको क्या करना है, उसमें हमने सब क्लॉज 1 से लेके 21 तक में से शुरू के 3 की ट्रिक बनाई थी, आई डू, क्योंकि वो कमिट कर रहा है गवर्नमेंट जॉब को। ठीक है, तो इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसने ये कमिटमेंट किया आई डू, तो जिसके सामने इसने कमिटमेंट किया ना, वो उसको बोल रहा है ठीक है फटाफट से फिर पीसी ओपन करो। ठीक है, वो कह रहा है भाई मैं सारा काम करूंगा, तो काम किस पे करेगा, पीसी पे ही करेगा ना भाई। तो इसलिए उसने बंदे ने बोला उसको कि जाके पीसी ओपन करो फटाफट। ठीक है, तो पीसी ओपन, इस तरीके से हमें इसको याद करना है। अब क्योंकि ये आई डू से ही रिलेटेड है, तो जो आई डू वाली ट्रिक थी वो भी रूल नंबर 3 पर ही बेस्ड थी, तो पीसी ओपन वाली जो ट्रिक है वो भी 3 रूल से ही रिलेटेड है। जो आई डू है वो तो सब रूल 1 के सब क्लॉजेस 1 टू 3 को याद करने के लिए है, और जो पीसी ओपन है वो है 3A 3B और 3C को याद करने के लिए। तो पीसी मीन्स पी फॉर प्रोमनेस, सी फॉर कर्टेसी, O means observance of government policies and again P is prohibition of sexual harassment of working women। देखो निमोनिक का काम बस इतना सा होता है कि छोटा सा ये हिंट आपको मिल जाए, और आपको अगर लर्न होगा तो आप छोटे से हिंट से फटाफट से आप रिकॉल कर लोगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, ये साथ साथ आप नोट करते जाओगे और बाद में वन टाइम बस गो थ्रू कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगी ये चीजें सारी। चलो भाई, लेट अस टेस्ट नाउ। जो गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क प्लेस का इंचार्ज है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, ये तो है। टू रिपोर्ट द केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट टू द अथॉरिटीज, भाई देखो इंचार्ज तो वो खुद ही है, तो अथॉरिटी तो वो खुद ही हुआ। टू इग्नोर द केसेस, तो ये तो गलत ही हो गया। टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, आपको फर्स्ट आंसर टिक करना है। सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर कौन से एक्ट आते हैं, गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, मेक सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, तो ये वाला तो क्लियर कट है। ठीक है, आंसर इज बी। आस्किंग फॉर हेल्प विद वर्क रिलेटेड टास्क, ये भी नहीं आएगा। ऑफरिंग अ फीमेल को वर्कर अ प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट, देखो मेरिट पे प्रमोशन है, देन इट विल नॉट कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी सिंपल क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैंने, बट सिंपल क्वेश्चंस के अंदर भी सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। रूल 3C ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कौन से सर्कमस्टांसेस है यहाँ पर। सबसे पहले देखो प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये तो गलती हो गया। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग अ फीमेल एम्प्लॉय। अब देखो अगर पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो इसी को टिक कर देते। पूरा सेंटेंस है थ्रेटनिंग अ फीमेल एम्प्लॉय विद डिसमिसल फॉर पुअर परफॉर्मेंस। अगर फीमेल एम्प्लॉय की पुअर परफॉर्मेंस है तो उसको डिसमिसल के लिए थ्रेटन करना इज नॉट एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इसलिए बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सिर्फ थ्रेटनिंग पढ़ के आंसर नहीं लगाना है, हैबिट डालो कि पूरे का पूरा सेंटेंस पढ़ के ही आप डिसाइड करो कि आंसर है या नहीं है। नेक्स्ट है सेफ एंड कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा ऑफकोर्स सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। नेक्स्ट है डी, मेकिंग डेरोगेटरी यानी डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स अबाउट फीमेल एम्प्लॉयज अपीयरेंस, अपीयरेंस के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स देना, यस इट में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ इज वर्क प्लेस डिफाइंड। देखो जहां पर ओनली लिखा होता है उनको तो पहले डिस्कार्ड कर दिया करो, बट एक बार रीड करके ही डिस्कार्ड करना है ऑफकोर्स। ओनली एज द फिजिकल लोकेशन वेयर वर्क इज परफॉर्म, जहां पर काम हो रहा है सिर्फ उसी को वर्क प्लेस नहीं बोलते हैं, बट हमने पढ़ा था पीछे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, तो ये सब आपके वर्क प्लेसेस हैं। हमने पीछे किया था ना SHOT, तो नॉट ओनली ऑफिस बट बाकी चीजें भी अमाउंट करती हैं वर्क प्लेस के लिए। नेक्स्ट है ओनली वाला, तो है ओनली द ऑफिस वेयर द एम्प्लॉय इज बेस्ड, सिर्फ ऑफिस, सिर्फ एम्प्लॉय का ऑफिस नहीं बट सारे ऑफिस जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हो गए। नेक्स्ट है एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अगर उसको कोई जगह जाना पड़ रहा है, तो टी में था कि ट्रांसपोर्ट यानी ट्रैवल करके अगर कहीं जाना पड़ रहा है, तो यस इट विल ऑल्सो बी डिफाइंड एज वर्क प्लेस। यहाँ पर ओनली नहीं लिखा है कि सिर्फ उसी प्लेस को नहीं बोलेंगे, तो इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। एज एनी लोकेशन वेयर फीमेल वर्कर फील्स अनकंफर्टेबल, तो नहीं।
एनी लोकेशन नहीं, क्योंकि लोकेशंस जो है वो रूल नंबर 3C के अंदर डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपको 3 रूल्स याद हुए कि नहीं हुए। स्क्रीन पर आने से पहले जस्ट ट्राई कि आपको पता हो कि रूल नंबर 1 कौन सा है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। रूल 2 में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस। 3 के अंदर हमने पढ़ा था जनरल कंडक्ट एंड देन प्रॉम्प्टनेस कर्टेसी। बी में था ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सी में था प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। राइट, देखो ABC के लिए मैंने बताया था PCOP, PC ओपन, क्योंकि जनरल के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 थे, सब रूल 1 के अंदर वो तो हमने कर लिया था आई डू। तो आई डू उसने जिसको बोला उसने बोला फटाफट से PC ओपन करके काम करो। ठीक है, तो ये PCOP इज 3 ABC रूल्स ऑफ रूल नंबर 3। ए बोले तो सॉरी, ए पर है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, O is for observance of government policies and P is for prohibition of sexual harassment of working women. I don't think कि इसके अंदर से कोई भी ऐसी चीज होगी जो अभी तक आपको याद नहीं है। अच्छा, एक चीज और अब यहाँ पे लेट अस रिवाइज कि when did these rules come into force, इनका कमेंसमेंट कब से हुआ था। तो आई टोल्ड यू द डेट कि कंडक्ट रूल्स ये बताते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या नहीं करना है, तो नो, और महीने के 30 दिन नहीं करना है। तो 30 नवंबर 1964 को दीज रूल्स केम इनटू फोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमने रूल 3 के अंदर पढ़ा कि जिसकी खुद की नौकरी लग गई वो खुद को कंडक्ट कैसे करे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जनरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये हमने पढ़ा रूल 3 के अंदर। ठीक है, तो जब भाई खुद की नौकरी मेहनत करके लगी है तो अपने 4 रिश्तेदारों की नौकरी अपने इन्फ्लुएंस से नहीं लगानी है। ये ट्रिक है आपका रूल नंबर 4 याद करने की। ठीक है, क्या कि खुद की नौकरी मेहनत से लगी है तो अपने 4 रिश्तेदारों की नौकरी इन्फ्लुएंस से नहीं लगवानी है। फाइन, तो फोर्थ जो है रूल सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स। तो इस रूल का पहला सब रूल तो यही कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपना इन्फ्लुएंस या फिर अपनी पोजीशन को यूज नहीं करेगा अपने मेंबर ऑफ द फैमिली की जॉब लगवाने के लिए किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के अंदर। नेक्स्ट रूल इसका कहता है दिस इज ओनली फॉर क्लास 1 ऑफिसर्स। इनको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट की। देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये क्लास 1 ऑफिसर है और इनकी किसी कंपनी या फर्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग्स है, या फिर इस कंपनी या फर्म की गवर्नमेंट के साथ किसी की ऑफिशियल डीलिंग है। ठीक है, तो भाई जो क्लास 1 ऑफिसर के जो डिपेंडेंट बच्चे हैं या फिर कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है, अगर ये डिपेंडेंट रिलेटिव इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहे हैं जिस कंपनी की ऑफिशियल डीलिंग्स है गवर्नमेंट के साथ या फिर उसी क्लास 1 ऑफिसर के साथ, तो भाई क्लास 1 ऑफिसर को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो अगर इस हैंडआउट को आप प्रिंट निकाल के पढ़ रहे हो तो जहाँ परमिशन वाले केसेस है वहां पर किसी भी कलर के पेन से आप परमिशन लिख दो, क्योंकि कंडक्ट रूल्स हैं तो बहुत सारी जगह पर परमिशन और बहुत सारी जगह पर इंटीमेशन के केसेस आएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर है देखो प्रोविजन टू दिस रूल। क्या कंडीशन है कि अगर सपोज इनको एम्प्लॉयमेंट का ऑफर आया है इस कंपनी या फर्म से। ठीक है, ये हम कलर दूसरा ले लेते हैं। सपोज ये क्लास 1 ऑफिसर है और इनके डिपेंडेंट किसी रिलेटिव को ऑफर आया है इस कंपनी या फर्म से जो कि ऑलरेडी ऑफिशियल डीलिंग में है, तो क्लास 1 ऑफिसर को परमिशन लेनी है। परमिशन लेने में लग रहा है टाइम। अब अगर ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो वेट नहीं कर सकता, यानी इनको एक्सेप्ट करना ही है एम्प्लॉयमेंट, तो भाई वो परमिशन लिए बिना उस एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन, तो अगर अर्जेंट है तो इन दैट केस एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविजनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली। इसको जरूर यहाँ से मार्क कर लो। तो भाई देखो ये बात तो हुई एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले की, यानी क्लास 1 ऑफिसर के जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उन्होंने उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लिया है जिस कंपनी से इनकी ऑफिशियल डीलिंग है या फिर गवर्नमेंट की ऑफिशियल डीलिंग्स है, ऑफिशियल डीलिंग्स। ठीक है, तब इस क्लास 1 ऑफिसर को क्या करना है, इनको लेनी है परमिशन। ठीक है, ये रूल तो हमने पढ़ ही लिया। लेकिन अगर सपोज ये परमिशन नहीं ले पाते एंड ही इज नॉट अवेयर कि भाई इनका जो बच्चा है
वो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ले रहा है एंड ही हैज एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट नाउ। तो अब ये जो डिपेंडेंट है ये जॉब तो ले चुका है, तो इसको तो रिवर्स कर नहीं सकते, तो इसलिए इस केस के अंदर जो क्लास 1 ऑफिसर है उसको देनी पड़ेगी इंटीमेशन। तो पिछला वाला पॉइंट जो था वो परमिशन से रिलेटेड था, ये वाला पॉइंट जो है वो इंटीमेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको यहीं पर ही मार्क करके आप साइड में इंटीमेशन लिख दो, क्योंकि कंडक्ट रूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर परमिशन लेनी होती है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर सिर्फ इंटीमेशन देनी होती है। उनको अलग अलग कलर कोडिंग से अगर रूल के साथ ही मार्क कर लोगे तो बाद में रिवाइज करने में ईजी होगा। तो मतलब जब क्लास 1 ऑफिसर को ये पता लगेगा कि उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ने इस कंपनी में जॉब ली है, तो वो इमीडिएटली इंटीमेशन देंगे, और अगर जॉब लगने से पहले पता लग गया तो परमिशन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसका रूल नंबर 3। फोर्थ के थर्ड सब रूल की बात कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर की बात नहीं कर रही, अब मैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रही हूँ जिस पर कि ये रूल्स अप्लाई होते हैं। वो अपनी ऑफिशियल डीलिंग्स किसी भी कंपनी या फर्म के साथ करते हैं अगर, यानी किसी कंपनी या फर्म को सपोज उनको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन करना है, डील्स विद द मैटर या फिर गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी या किसी फर्म को जिसके अंदर उनका कोई भी फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड है। अब इसके अंदर ये जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये मैं बता दूं, ये फैमिली मेंबर जरूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंट ही हो। अगर वो फैमिली मेंबर बाय ब्लड या फिर बाय मैरिज इस गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड है, तो उसको फैमिली मेंबर ही मानेंगे सिर्फ इस रूल के लिए। ठीक है, सिर्फ रूल नंबर 4(1) और 4(3) के लिए। 4(1) में था कि अपना इन्फ्लुएंस नहीं यूज करना है किसी को भी जॉब लगवाने के लिए, तो ब्लड या मैरिज किसी भी फैमिली मेंबर जो भी ब्लड या मैरिज से रिलेटेड है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, उसकी जॉब लगवाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस नहीं यूज करना, ये रूल है 4(1). एंड देन 4(3) है ये जो रूल अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी कंपनी या फर्म में अगर नौकरी लग गई है किसी भी फैमिली मेंबर की, तो उस कंपनी या फर्म को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट। तो लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि उनको इसी कॉन्ट्रैक्ट से डील करना पड़ रहा है, तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट का काम है कि भाई अपना जो इमीडिएट सुपीरियर है, जो भी इमीडिएट सुपीरियर है उनको वो इन्फॉर्म करे। इसको यहाँ से मार्क करेंगे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट give or sanction any contract to company if any member of his family is employed, या फिर चाहे एम्प्लॉयड हो या फिर वो खुद या फिर उसका कोई फैमिली मेंबर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्टेड भी हो, इवन देन वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ये उस कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करेगा, एंड देन ही विल रेफर दिस मैटर टू द ऑफिशियल सुपीरियर। यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हुई इसके अंदर कि किसको मैटर को रेफर करना है, अपने सुपीरियर को रेफर करेगा, एंड देन सुपीरियर जिस भी तरह से उस मैटर को डिस्पोज करना चाहे वो उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, द मैटर और कॉन्ट्रैक्ट shall thereafter be disposed of according to the instruction of the authority whom reference is made। यानी जिसको रेफरेंस इन्होंने किया है इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्पोज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ इजी थे क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओगे या नहीं। व्हाट इज प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स। पहली बात तो ये रूल कौन सा है, देखो मैंने बोला ना 4 रिश्तेदारों की नौकरी इन्फ्लुएंस से नहीं लगानी है, तो दिस इज रूल नंबर 4 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। एनीवे, लेट अस सी व्हाट इज प्रोहिबिटेड। यूजिंग पोजीशन और इन्फ्लुएंस, तो यस इट इज प्रोहिबिटेड। अलाउइंग फैमिली मेंबर टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी विदाउट प्रायर परमिशन, तो यस प्रायर परमिशन तो लेनी ही है। अब वो तो एक अलग केस है कि इनकेस परमिशन नहीं ले पाए तो, ठीक है, तब इंटीमेशन से काम चल जाएगा। देन डीलिंग विद एनी मैटर, या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के अंदर पहले से ही फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड है, तो यस यही प्रोहिबिटेड है, तो दैट मीन्स आंसर इज डी। नेक्स्ट है देखो, कोई क्लास 1 ऑफिसर अपने डिपेंडेंट सन या डॉटर को किसी कंपनी में जिस कंपनी के साथ उनकी ऑफिशियल डीलिंग्स है उस कंपनी में जॉब लेने के लिए कब अलाउ कर सकते हैं, जब वो खुद गवर्नमेंट से परमिशन ले लें। ठीक है, तो विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि हमने रूल के अंदर ये पढ़ा है कि इंटीमेशन भी चल जाएगी, लेकिन इंटीमेशन सिर्फ तब है जब उनको पता ही ना हो कि भाई सन और डॉटर ने एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट कर लिया है।
बेसिक रूल तो यही है ना कि एम्प्लॉयमेंट ऐसी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने के बाद या करने से पहले परमिशन लेनी है, ठीक है। तो बेसिक रूल तो ये है। दूसरा रूल तो तब है अगर वो परमिशन नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या फिर उनको पता ही बाद में लगा, ठीक है। तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है कि भाई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को अब पता लगा है कि उसके फैमिली मेंबर ने एक्सेप्ट कर लिया है कंपनी या फर्म के अंदर एम्प्लॉयमेंट, तो उसको क्या करना चाहिए? शुड ही कीप इट कॉन्फिडेंशियल? नो, ही शुड इंटीमेट सच एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्ट एनी ऑफिशियल डीलिंग्स। यानी उस गवर्नमेंट ऑफिसर का काम है कि एक तो इंटीमेट करे कि भाई हाँ उन्होंने जॉब ले ली है, और दूसरी चीज उस गवर्नमेंट सर्वेंट की उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म के साथ क्या ऑफिशियल डीलिंग्स है, ठीक है। ये दो चीजें एक्शन के अंदर उनको करनी है। तो बी इज द राइट आंसर। सीक परमिशन फ्रॉम द कंपनी और फर्म, भाई फर्म या कंपनी से परमिशन लेके क्या होगा? एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट नॉट नेसेसरी टू इंटीमेट द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ फैमिली मेंबर टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अगर किसी फैमिली मेंबर ने एम्प्लॉयमेंट ले लिया है तो कब जरूरत नहीं है उसको इंटीमेट करने की भी? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने, अगर क्लास 1 ऑफिसर ने पहले से ही परमिशन ले रखी है तो, ठीक है, ही हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द सैंक्शन। तो दिस इज द राइट आंसर। देखो हमें उसको रूल के हिसाब से सोचना है। इफ एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अर्जेंट, देखो हमने पढ़ा तो ये भी था कि अगर अर्जेंसी है एम्प्लॉयमेंट की तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है विदाउट प्रायर परमिशन, क्योंकि प्रायर परमिशन लेने का टाइम नहीं था। बट देन इसके साथ एक कंडीशन भी थी कि भाई अर्जेंसी के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट, ऐसे एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किया गया है तो उस केस में उसको हम प्रोविजनल अपॉइंटमेंट मानेंगे एंड इट विल बी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसको मानेंगे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, ठीक है। यानी कि परमिशन जो है वो बाद में लेनी पड़ेगी इसकी अब। फाइन। तो खैर इसका आंसर है बी, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बोला है कि इंटीमेशन कब देने की जरूरत नहीं है, जब क्लास 1 ऑफिसर ने पहले से ही परमिशन ले रखी हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये पता लगे कि उसका फैमिली मेंबर जो है ही इज इंटरेस्टेड इन द मैटर और कॉन्ट्रैक्ट, देखो इंटरेस्टेड भी है, चाहे वो एम्प्लॉयड नहीं है बट ही इज इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दैट केस गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? अब हमने पढ़ा रूल 4(3) के अंदर कि अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना है। तो रेफर द मैटर और कॉन्ट्रैक्ट टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर एंड देन सुपीरियर जो बोलेगा, जिस तरीके से मैटर को डिस्पोज करना है, ही विल डिस्पोज द मैटर नाउ। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो आ जाते हैं रूल नंबर 5 पर। अब पहले तो याद रखना है कि रूल नंबर 5 जो है वो किससे रिलेटेड है। हमने कहानी कहाँ से शुरू करी थी कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद की नौकरी लगती है जब उसकी, तो उसको अपना जनरल कंडक्ट कैसा रखना है, ये हमने देखा रूल नंबर 3 में, ठीक है। फिर हमने देखा कि खुद की नौकरी तो मेहनत से लग गई, तो अपने 4 रिश्तेदारों की नौकरी इन्फ्लुएंस से नहीं लगानी। तो नियर रिलेटिव से रिलेटेड था आपका रूल नंबर 4, नियर रिलेटिव्स की जॉब से। कितने लोग हो गए अब ये? 5 लोग हो गए ना। तो हम ऐसे याद करते हैं भाई कि 5 लोग अपनी पार्टी बना के पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, है ना। तो 5th जो रूल है वो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से रिलेटेड, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आई गेस ये याद हो ही जाएगा। एंड व्हेन अगर आप प्रिंट आउट लेके पढ़ रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि इसको ना साथ में लिख लेना कि 5 लोग अपनी पार्टी बना के पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो 5th नंबर जो रूल है वो पॉलिटिक्स में पार्ट लेने से रिलेटेड है, ठीक है। इसका फर्स्ट सब रूल कहता है, इसके अंदर 2 बातें हैं बस, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ना तो पॉलिटिक्स में पार्ट लेगा और ना ही किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में हेल्प करेगा, किसी भी तरीके की असिस्टेंस देगा, ठीक है। इसको मार्क कर सकते हो यहाँ पे। देखो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो अपने आप को एसोसिएट करे, ना ही किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को एसोसिएट करे जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में पार्ट लेती है, और खुद भी किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट या किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना है, ना उसके अंदर कोई भी हेल्प करनी है, किसी भी तरीके का असिस्टेंस नहीं देना है,
ठीक है, दिस इज सब रूल 1 ऑफ रूल नंबर 5। नेक्स्ट सब रूल 2 ये कहता है कि देखो खुद तो पार्ट लेना ही नहीं है, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी प्रिवेंट करना है। किस चीज से प्रिवेंट करना है? कि वो ऐसी किसी भी मूवमेंट, ऐसी किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट या ऐसी किसी भी एक्टिविटी का पार्ट ना बने जो मूवमेंट गवर्नमेंट के लिए सबवर्जिव हो, यानी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो ऐसी किसी भी मूवमेंट के अंदर अपने किसी भी फैमिली मेंबर को पार्ट बनने नहीं देना है। बट स्टिल अगर उसके कंट्रोल में नहीं रहती चीज और कोई फैमिली मेंबर इस तरीके की एक्टिविटी का पार्ट बन भी जाता है, देन इसका क्या रोल बनता है? इस गवर्नमेंट सर्वेंट का रोल बनता है, ही विल इमीडिएटली इमीडिएटली मेक अ रिपोर्ट, ही विल मेक अ रिपोर्ट टू दैट इफेक्ट टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को फटाफट से रिपोर्ट करेगा कि भैया ऐसा ऐसा है और मेरे हाथ में नहीं है अब। ठीक है, अब सब रूल 3 के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके के काम कर रही है क्या वो पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर जिस मूवमेंट और जिस एक्टिविटी की बात हमने पीछे सब रूल 2 के अंदर की है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगर फैमिली मेंबर्स किसी सबवर्सिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कौन सी एक्टिविटी को सबवर्सिव एक्टिविटी बोला जाएगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो गवर्नमेंट विल डिसाइड, तो द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट विल बी फाइनल। ठीक है, सब रूल 4 कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपना इन्फ्लुएंस नहीं यूज करेगा किसी भी इलेक्शन के अंदर। ठीक है, ना तो वो किसी कैंडिडेट के लिए कैनवस करेगा, ना इंटरफेयर करेगा किसी भी इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। फाइन, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इलेक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना वोट ना डाले। ठीक है, तो ही मे एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट, लेकिन जिसको भी वो वोट करने वाला है वो इस चीज का इंडिकेशन ना दे। ठीक है, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस हो गया ना एक तरीके से, तो कि अपना इन्फ्लुएंस ना यूज करे कि भाई मैं तो इसको ही वोट दूंगा क्योंकि ऐसे ऐसे है। ठीक है, वट एवर इट इज, तो वो अपना इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से यूज ना करे, ना ही वो बताए कि मैं वोट किसको देने वाला हूँ, बट ही में एक्सरसाइज इज राइट टू वोट। और इनकेस अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी लगती है, उसकी ड्यूटी ही इस तरीके की है कि उसको इलेक्शन के अंदर असिस्ट करना है, ठीक है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, तो भाई इलेक्शन ड्यूटी लग सकती है एंड ही कैन परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो उसके अंदर ये वाला जो रूल है वो इन्वोक नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपने व्हीकल या फिर अपने रेजिडेंस पर कोई भी इलेक्टोरल सिंबल अगर डिस्प्ले किया हुआ है, तो उसको यही मानेंगे कि उसने कंडक्ट रूल्स का रूल नंबर 5 वायलेट किया है, क्योंकि इट विल अमाउंट टू यूजिंग एन इन्फ्लुएंस। ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करना होगा कि भाई ये पर्सन अगर वो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ठीक है, और उसने अपने व्हीकल पर कोई भी इलेक्टोरल सिंबल लगाया हुआ है, तो उसको इन्फ्लुएंस यूज करना ही बोलेंगे। चलो भाई 6 रूल पर पहुंच गए हम। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं दीज आर बेयर रूल्स, और इन रूल्स के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस भी आ चुके हैं, जिससे कि जो कि इन्हीं रूल से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि इन्हीं रूल्स का एक्सटेंशन है एक तरह से। ठीक है, और वो आप पढ़ सकते हो अपनी स्वामी की कंपाइलेशन के अंदर। मेरा इस वीडियो का मोटिव है कि आपको इन बेयर रूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और उन बेयर रूल्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट अस सी। रूल नंबर 6, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये रूल नंबर 6 जो है वो एसोसिएशन से रिलेटेड है। ये कैसे याद करना है? 3 4 5 तो याद हो गए। अब भाई 5वें रूल में था कि 5 लोग ने मिलकर सोचा कि पार्टी बना लेते हैं और पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, लेकिन अभी पीछे हमने देखा कि भाई पॉलिटिक्स में जाना तो मना कर दिया। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो वो पॉलिटिक्स में तो जाएंगे नहीं। तो इन 5 लोगों ने सोचा कि चलो एसोसिएशन ही बना लेते हैं। ठीक है, किसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इन 5 लोगों ने सोचा कि हम किसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो किसी के साथ जब ये एसोसिएट हुए, तो भाई कितने लोग बन गए? 6 लोग बन गए ना। अब देखो इसको याद करना है तो कैसे भी याद करो। ठीक है, इट्स अ निमोनिक, तो इसको बस निमोनिक समझ के याद करो, चाहे कितना ही बेकार लग रहा हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर काम तो यही आएगा ना कि आपको याद रहा कि नहीं रहा। तो हमने कहानी को कैसे आगे बढ़ाया कि इन 5 लोगों को पॉलिटिक्स में जाने से तो मना कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि किसी एक बंदे के साथ हम एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब एक बंदे के साथ एसोसिएट हो गए तो कितने बंदे हो गए? ये 6। तो 6 रूल है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट
ऐसी किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही उसका मेंबर बना रहेगा, अगर उस एसोसिएशन के जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या फिर उसकी जो एक्टिविटी है, वो हमारे कंट्री इंडिया के की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी से अगेंस्ट है। इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर या फिर मोरालिटी। ठीक है, इन सबसे अगेंस्ट है अगर किसी भी एसोसिएशन की एक्टिविटीज, तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसका ना तो मेंबर बनेगा, ना ही अगर वो मेंबर पहले से बना हुआ है तो उसका मेंबर वो कंटिन्यू नहीं रह सकते। ठीक है, तो हमें 6 रूल भी याद हो गया। लेट अस टेस्ट। कौन कौन सी चीजें इसमें से प्रोहिबिटेड है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज या मूवमेंट से रिलेटेड? पहली बात तो मेंबर ही नहीं बनना, तो यस इट इज प्रोहिबिटेड। पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्ट नहीं लेना, यस इट इज प्रोहिबिटेड। एंड किसी पॉलिटिकल मूवमेंट या पार्टी से रिलेटेड कोई एड, कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द राइट आंसर। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के फैमिली मेंबर्स का पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेने से रिलेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी क्या है? उनको प्रिवेंट करना है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने से? नो, बात ये थी कि ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने से जो कि गवर्नमेंट के लिए सबवर्सिव है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन सेज टू रिपोर्ट एनी फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट, तो यस, कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट है किसी सबवर्सिव एक्टिविटी के अंदर, तो प्रिवेंट तो करना है, लेकिन अब प्रिवेंट नहीं कर पाया तो रिपोर्ट करना है उसे, तो बी इज द राइट आंसर। टू एनकरेज फैमिली मेंबर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, और ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हमने पढ़ा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर काउंट होगी कि नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सकता है इलेक्शन में? तो यस, कर सकता है, लेकिन ओनली इफ he gives no indication of the manner in which he proposes to vote। अगर वो कोई भी इंडिकेशन ना दे कि मैं किसको वोट करने वाला हूँ या फिर किसको मैंने वोट किया है, तो इस तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं देना है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलो लेट अस लर्न द रूल नंबर्स नाउ। ट्राई मारो कि आप स्क्रीन पर आने से पहले आप इन रूल्स को आइडेंटिफाई कर लो। रूल नंबर 1 वाज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, देन डेफिनेशंस, देन जनरल, एबीसी में था पीसीओपी, राइट? तो प्रोमिनेंस कर्टेसी, ओ इज फॉर ऑब्जर्वेंस, पी इज फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। रूल नंबर 4, भाई अपनी खुद की नौकरी लग गई तो 4 रिलेटिव्स की नहीं लगवानी है इन्फ्लुएंस से, एंड लग गई उनकी भी नौकरी तो 5 लोगों को पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, और पॉलिटिक्स में नहीं पार्ट लेना है। और देन हमने कहा था कि चलो किसी के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, तो 6 रूल इज ज्वाइनिंग ऑफ द एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। आई गेस ये 6 रूल्स आपको अब याद हो गए होंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब है रूल नंबर 7, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। रूल का नाम पढ़ के पता चल रहा है कि हाँ भाई, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी डिमॉन्स्ट्रेशन या किसी स्ट्राइक में पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा मोटिव है कि हमें इसे याद करना है कि रूल नंबर 7 जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक से रिलेटेड है। 6 तक तो आपको याद हो गए, है ना? 7 को देखो। अब ये मैंने बड़े सारे 7 लिख दिए क्योंकि 7 नंबर रूल पढ़ रहे हैं हम। और ये देखो, मैंने इसके इस तरीके से इस ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया। अब ये देखो, क्या लग रहा है? ये स्ट्राइक हो रही है या डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, राइट? और ये मैंने बनाया किससे ड्राइंग? ये ड्राइंग बनाई है हमने 7 से। ठीक है, तो अगर 7 को आप इस तरीके से एसोसिएट करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई 7 से हमने कुछ स्ट्राइक वाली चीज बनाई थी या डिमॉन्स्ट्रेशन जैसी कोई चीज बनाई थी। ठीक है, तो ये याद रहेगा अब कि 7 जो रूल है कंडक्ट रूल का, वो डिमॉन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक से रिलेटेड है। जोर जबरदस्ती, ठीक है, थ्रेट थ्रेट करना या फिर जोर जबरदस्ती करना या प्रेशर बिल्डअप करना अपने काम को कराने के लिए, या फिर किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाना। ठीक है, तो इन सारे तरीकों से कोई काम नहीं कराना है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को।
फाइन, तो दिस इज रूल नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 8, कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। सबसे पहले रूल नंबर 8 याद करना है। तो भाई मैंने अभी पीछे बताया था कि 7 से तो हमने स्ट्राइक के बोर्ड बना दिए, है ना। अब कहीं पर डिमॉन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक होएगी तो सबसे पहले भगा भगा कौन आता है? मीडिया ही आती है सबसे पहले। तो स्ट्राइक का रूल नंबर 7 है, तो इससे नेक्स्ट रूल नंबर है मीडिया का। ठीक है, मीडिया या फिर प्रेस से रिलेटेड। आई गेस इससे याद रहेगा। ठीक है, नहीं भी याद रहता तो एक चीज और बताती हूँ, देखो यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है ना, इधर मैंने 8 बना दिए लेटे हुए। ठीक है, तो इसके नीचे मैंने अगर ये बना दिया तो ये माइक जैसा लग रहा है। ठीक है, माइक इनको पकड़ा देते हैं। ये है आपकी मीडिया। ठीक है, तो मीडिया किससे बनी है? 8 से बनी है। तो 8th नंबर रूल है कनेक्शन विद द प्रेस और अदर मीडिया। इसको कैसे भी याद कर लो कि रूल नंबर 7 क्योंकि स्ट्राइक हुई तो भगा भगा मीडिया आ गया, तो नेक्स्ट रूल जो है वो 8th नंबर रूल है मीडिया का। या फिर 8 नंबर को मैंने ऐसे माइक में कन्वर्ट कर दिया, तो माइक किसके पास होता है? ये सब मीडिया के पास। फाइन, चलो अब 8 नंबर रूल में देखते हैं कि लिखा क्या है। रूल नंबर 8 3 बातें कहता है। पहली बात है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बात आ गई किसकी? परमिशन की। तो आप जिस भी कलर से अपने प्रिंट आउट के अंदर इसको नोट कर रहे हो, आप उसको कलर कोडिंग कर लो यहाँ पे कि यहाँ पर एक परमिशन दे रखी है, यानी परमिशन वाला केस दिया हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को परमिशन लेकर ही ये काम करना है। कौन सा काम करना है? आप देखो, किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी पीरियोडिकल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ओन नहीं कर सकता। ठीक है, ही कैन नॉट ओन, ही कैन नॉट कंडक्ट, he cannot participate in its editing or management without previous sanction। तो परमिशन लेकर वो ये काम कर सकता है, बट विदाउट परमिशन वो ये काम नहीं करेगा। ये हो गई पहली बात। नेक्स्ट है दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी ही है, यानी उसकी सर्विस के अंदर ही ये ड्यूटी है कि वो किसी बुक को पब्लिश करे या फिर इस तरीके की पब्लिक मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट करे, तब वो कर सकता है। ठीक है, यानी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज तो वो करेगा ही ना। अगर उसकी ड्यूटी के अंदर ही है कि पब्लिक मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना है, देन ही कैन पार्टिसिपेट। और इसकी थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को जैसे परमिशन मिल भी गई, तब भी अगर वो कोई बुक पब्लिश करता है या फिर पब्लिक मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग करे, चाहे वो परमिशन मिलने के बाद करे, तब वो हर टाइम पर इस बात को क्लियर रखेगा कि जो व्यूज है वो उसके हैं, ना कि गवर्नमेंट के। हाउएवर ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट स्टिल जो व्यूज वो दे रहा है वो उसके खुद के व्यूज है और वो गवर्नमेंट के व्यूज नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल, ये सब रूल 3 है कंडक्ट रूल के रूल नंबर 8 का। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले इस रूल को याद करेंगे। इसको मैं वर्ड्स में लिखूं तो क्या है ये? दिस इज यस एंड दिस इज नो। हम नो किस चीज को बोलते हैं? जिस चीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, या जो चीज हमारे व्यूज से अग्री नहीं करती उसको हम बोलते हैं नो। ठीक है, तो 9 नंबर रूल है क्रिटिसिज्म का। आई गेस याद रखने के लिए इतना काफी है, राइट? अब ये रूल कहता क्या है? तो पहली बात, ये रूल ये बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी रेडियो ब्रॉडकास्ट पे, टेलीकास्ट पे, पब्लिक अटरेंस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, उसके अंदर या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कि उसके खुद के नाम पे पब्लिश हो, यानी अपने नाम से, किसी के भी नाम से नहीं, यानी एनोनिमसली, किसी नकली नाम से या किसी दूसरे बंदे के नाम से, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा, ऐसा कोई ओपिनियन नहीं देगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का एडवर्स क्रिटिसिज्म होता हो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी हो या रिसेंट पॉलिसी हो या कोई एक्शन हो, उसके एडवर्स क्रिटिसिज्म की कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा जिसकी वजह से कोई एडवर्स क्रिटिसिज्म हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी या फिर करंट एक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेगा जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस के लिए एम्बेरसिंग हो, जो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेन स्टेट के रिलेशंस के लिए जो एम्बेरसिंग हो।
ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट या बात नहीं कहनी है। अब यहाँ पर एक प्रोविजो दिया हुआ है, हमने रूल नंबर 1 के सब रूल 3 के सेकंड प्रोविजो के अंदर पढ़ा था कि 500 रुपए से कम की पे जिनकी है, जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, जैसे माइंस या लेबर लॉज जिनके ऊपर लगते हैं, तो इन केस अगर उनके ऑफिस बियरर्स, उनके जो ट्रेड यूनियन होती है, ठीक है, अगर वो किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो इस रूल के अंदर कवर नहीं होता है फिर, ठीक है, क्योंकि वो किस पर्पज से गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फॉर सेफ गार्डिंग द कंडीशन ऑफ द सर्विस या फिर फॉर सिक्योरिंग एन इम्प्रूवमेंट, तो खाली उन लोगों के ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उस प्रोविजो के अंदर कवर होने वाले एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है, बाकी सबको वही चीजें ध्यान रखनी है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है। नेक्स्ट प्रोविजो ऐसी रूल का, provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by government servant in his official capacity या फिर due performance of duties, अगर उसकी कोई ड्यूटी ही इसी तरह की है या फिर उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर ही उसे कुछ कहा गया है, तो इन दैट केस वो अपने व्यूज या फिर स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 9। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट रूल पे, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 जो है, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, यानी किसी भी अथॉरिटी या कमिटी के आगे एविडेंस नहीं देना है बिना प्रीवियस सैंक्शन के। चलो रूल के अंदर क्या है वो तो हम अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो कि इस रूल को याद कैसे करना है भैया। तो यहाँ पे मैंने बना दिया ये 10, और इसको भी मैं अगर सर्कल में कन्वर्ट कर दूं तो ये बन गई आइज, है ना। आइज मतलब इसने कुछ देखा है, यानी कि कुछ एविडेंस है इसके पास, ठीक है ना। तो ये याद करने के लिए आई गेस इतना काफी रहेगा आपको कि हाँ एविडेंस कैसे बना था कि किसी की आइज बन गई थी 10 से, ठीक है। जैसे 9 के लिए हमने बोला नो, तो नो मीन्स किसी भी की गवर्नमेंट की पॉलिसी को नो नहीं बोलना है, ठीक है। तो 9 नंबर रूल पे था कि क्रिटिसिज्म नहीं करना है। और 10 हमने कैसे लर्न किया है, इसको भी आइज बना दो, तो ये बन गई आइज एंड दिस इज एविडेंस। इसको याद करने का एक दूसरा तरीका भी सोच लो, चलो एविडेंस लिखा मैंने और इसके नीचे लिख दिया 10, देखो ये थोड़ा सा राइमिंग सा बन गया ना, 10 और डेन, एविडेन और 10, कैसे भी याद कर लो, देखो हमें तो मतलब है याद करने से कि आपको याद रहना चाहिए कि 10 नंबर रूल जो है वो एविडेंस से रिलेटेड है। अब चाहो तो आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर लो, चाहो तो 10 की ऐसे आइज बना के नोट कर लो, और फिर आइज से आपको रिलेट कर जाना चाहिए कि भाई आइज हमने क्यों बनाई थी, क्योंकि एविडेंस से रिलेट करके बनाई है हमने आइज। फाइन, चलो लेट अस सी अब 10 नंबर रूल कहता क्या है। एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन, तो अपनी जो भी कलर कोडिंग आपने की है उसमें लिख लो कि ये है परमिशन वाला केस, कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इसके लिए परमिशन लेनी है। किस चीज के लिए परमिशन ले रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर किसी पर्सन, किसी कमिटी या किसी अथॉरिटी ने कोई इंक्वायरी कंडक्ट की है, तो इस इंक्वायरी के अंदर एविडेंस देने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, ठीक। नेक्स्ट, जिस टाइम पर वो एविडेंस दे रहा है उस टाइम पर वो किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी या एक्शन को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ठीक है। वेयर एनी सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड, यानी परमिशन तो मिल गई है बट गवर्नमेंट सर्वेंट एविडेंस देते टाइम क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, तो क्रिटिसिज्म वाला रूल तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि क्रिटिसिज्म कैसे भी नहीं करना है। फाइन, देन आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, ये रूल जो है वो किन किन कंडीशंस के अंदर अप्लाई नहीं करेगा। तो ये देखो, अगर इंक्वायरी जो अथॉरिटी कर रही है वो अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है, उस अथॉरिटी को पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने ही अपॉइंट किया है, तो भाई उसके लिए एविडेंस देने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है तब भी एविडेंस देने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, और ना ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के टाइम पे एविडेंस देने के लिए परमिशन की कोई जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 10। लेट्स टेस्ट, व्हाट इज प्रोहिबिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। देखो भाई डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक का रूल नंबर आपको याद है, ये था रूल नंबर 7, है ना। एनीवे, व्हाट इज प्रोहिबिटेड,
बता सकते हो आंसर? एंगेजिंग इन डिमॉन्स्ट्रेशन प्री जुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर, तो ऑफकोर्स इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है तो इट इज प्रोहिबिटेड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सर्विस मैटर से रिलेटेड स्ट्राइक के अंदर क्या पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट? तो नो, ही कैनॉट पार्टिसिपेट, तो यस इट इज प्रोहिबिटेड। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि बताना है कि प्रोहिबिटेड क्या क्या है। तो यस इट इज प्रोहिबिटेड, यस इट इज प्रोहिबिटेड। अबेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक या फिजिकल ड्यूरेस, तो यस। अबेटिंग मैंने बताया था क्या है, एनकरेजमेंट। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। किन सर्कमस्टांसिस में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी न्यूज़पेपर की एडिटिंग या पीरियोडिकल पब्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है? तो विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो यस, प्रायर परमिशन लेकर वो कर सकता है इसके अंदर पार्टिसिपेट। और अगर ये उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज का पार्ट है तब भी कर सकता है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड बी। ओनली द पब्लिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट मैटर्स, चाहे गवर्नमेंट मैटर से रिलेटेड है चाहे नहीं है, अगर न्यूज़पेपर की एडिटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो प्रायर परमिशन लेनी है। ठीक है, तो अप्रूवल तो लेना ही लेना है। एनीवे, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को परमिशन मिल गई है टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक मीडिया या फिर पब्लिशिंग अ बुक, तो गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। टू मेक इट क्लियर, देखो परमिशन तो मिल गई है तभी तो वो पब्लिश कर रहा है बुक को, तो टू ऑब्टेन परमिशन तो पहले काम हो चुका ही है। फाइन। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर वो पब्लिश कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस टाइम पे क्या रिक्वायर्ड है? तो उस टाइम पर ये रिक्वायर्ड है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इस बात को क्लियर करे कि जो भी वो व्यूज एक्सप्रेस करेगा वो उसके पर्सनल व्यूज है, वो उसके खुद के व्यूज हैं और वो गवर्नमेंट के व्यूज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज प्रोहिबिटेड फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म मतलब आप किसी को नो बोल रहे हो, है ना? तो नो मीन्स नो नंबर रूल, ये रूल नंबर 9 का क्वेश्चन है। एनीवे, क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है? एडवर्सली क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी को तो यस इट इज प्रोहिबिटेड। एक्सप्रेसिंग व्यूज एज ऑफिस बियरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन, तो कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो ये एप्लीकेबल है कि हाँ वो जो है अपने व्यूज जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्चुअली। देन मेकिंग स्टेटमेंट दैट कैन एम्बेरस द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट, तो यस इट इज प्रोहिबिटेड। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं बोलनी जिससे कि उनके रिलेशन खराब हो। ठीक है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर द राइट आंसर, यानी कि डी। बिना प्रायर सैंक्शन के किस किस केस के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एविडेंस दे सकता है? ठीक है, एविडेंस कैसे मैंने बताया, ये 10 बनाया हमने और इसकी आइज बन गई, तो इस बंदे के पास एविडेंस है ना? तो रूल नंबर 10 जो है वो रिलेटेड है एविडेंस से। एनीवे anyway, कहाँ पर एविडेंस देने के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है? जुडिशियल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, या फिर ऐसी इंक्वायरी जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही ले रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर। लेट अस लर्न, देखते हैं आपको पूरे 10 के 10 रूल याद हुए कि नहीं हुए। ट्राई करो कि स्क्रीन पर आने से पहले आपको रूल का नाम पता हो। रूल नंबर 1 इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन, 2 इज डेफिनेशन, 3 इज जनरल कंडक्ट, एबीसी इज पीसीओपी, राइट? देन 4 रिश्तेदार, 5 लोगों ने पार्टी बना के पॉलिटिक्स ज्वाइन की, फिर एक और के साथ एसोसिएट कर लिया, दैट मीन 6। 7 को हमने किया था ड्राइंग से डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक हुई तो कौन भागा भागा आया? मीडिया। एंड देन नो मीन्स क्रिटिसिज्म, एंड रूल 10 इज एविडेंस। ठीक है, आई गेस आपको सारे के सारे रूल्स ये याद हो गए होंगे विद रूल नंबर्स। एंड कंडक्ट रूल्स के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके आगे के रूल्स कंटिन्यू करेंगे। एंड कोई भी आपका फीडबैक हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन नेक्स्ट वीडियो। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।